अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आज आप ठीक है। बड़ी परंदा शरंदा नहीं आपने पहना, बस बाकी सारी कसरें पूरी कर दी। गर्मी जो है ना वो थोड़ा सा हाँ चेंज अच्छा होता है। हाँ। तो सबसे पहले जो है कोविड-19 की बात करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है कोविड-19 एड के लिए फ़ंड जो है वो 875 बिलियन एलोकेट किया था, जिसमें से सिर्फ 1.2% जो है वो यूज़ हुआ है। तो आपको नहीं लगता जो हमने देखा कि कोविड-19 की एक बहुत ज़्यादा किल्लत भी थी, हॉस्पिटल्स का हाल जो था, इक्विपमेंट नहीं थी, तो क्यों नहीं ये यूज़ किया गया? इसका जवाब तो जो सेहत के मुशीरान हैं वही दे सकते हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के मतलब तो मेरा बड़ा लो ओपिनियन है, तो मैं ना ही उनके मतलब राय दूँ तो अच्छा है। और यास्मीन राशिद भी यहाँ पे बुलिश उनका एटीट्यूड रहा है। आप देखें इसकी वजह से हमारे कितने डॉक्टर्स बेचारे फौत हो गए, शहीद हो गए बल्कि इस उसमें, और यंग डॉक्टर्स, क्योंकि उनको पूरा इक्विपमेंट नहीं मिला, वो पूरा उनकी उनकी बातें नहीं मानी गई, एसओपीज़ जो थे वो मेंटेन नहीं हो रहे थे। मेन अस्पतालों में आपने कोविड वार्ड्स बना दिए पकड़ के, जबकि ये मैरिज हॉल्स में होने चाहिए थे या हॉस्टल्स में होने चाहिए थे और जगहों पे। जैसे एक एक्सपो सेंटर पे खोला गया था, लेकिन वो भी सही तरह नहीं खोला गया था, तो वहाँ पे जिसको नहीं भी था उसको भी हो गया कोविड। इस पे भी पूछगिछ होनी चाहिए, लेकिन अब पता नहीं पूछगिछ कौन करेगा यहाँ पे। अब दूसरी बात यह है कि इन्होंने बैंक्स के ज़रिए वादा किया था कि जी कंपनीज़ को हम 3-3 महीने की तनख्वाहों का वो देंगे, जी। वो बजट देंगे ताकि वो ले ऑफ ना करें। बैंक्स अपनी कायम करदा पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं, वो हुकूमत को जूते की नोक पे लिख रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो टोटली फेल हो गए हैं वहाँ पे। हफीज़ शेख को तो फौरी तौर पे जवाबदेह करना चाहिए कई बातों पे। और ये जो एक बात समझनी चाहिए लोगों को कि व्हेन बजट इज़ एलोकेटेड एंड इट इज़ नॉट स्पेंड, दैट इज़ ऑल्सो इनकॉम्पिटेंस। जब आप डेफिसिट में एक जा रहे होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप ओवर स्पेंडिंग करते हैं वो तो है इनकॉम्पिटेंस। लेकिन जब आप उसका 50% भी नहीं स्पेंड कर सकते तो वो ग्रोस इनकॉम्पिटेंस है। और उस पर सवाल जवाब होने चाहिए, बजट बनाया किसने था, एलोकेशन किस तरह से हुई थी, क्योंकि उसकी बुनियाद पे कई इजाफी टैक्स लगे, को पेट्रोल की कीमत बढ़ी और चीज़ें बढ़ी उस पैसे को पूरा करने के लिए। तो अगर उसका हसूल ही नहीं था, उसका इस्तेमाल ही नहीं था, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर और अब दैट। कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक में जो है वो कोविड-19 का अकाउंट बना दिया जाएगा, जिसमें जो बच गया है बजट, तो वो रहेगा, वो पूरे ईयर के लिए यूज़ होगा। लेकिन जब जिस मकसद के लिए यूज़ जी, होना था वो तब नहीं हुआ। वो बेकार की बात है ना कि हम फंड किसी और चीज़ पे ले रहे हैं और उसको खर्च हम कहीं और कर रहे हैं, तो देखें एनीवे। कराची समेत सूबाई मसाइल के हल के लिए वफाक व सिंध के दरमियान मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी मुर्तज़ा वहाब ने तस्दीक भी कर दी है। तो आपको लगता है अब कि कराची समेत सिंध की सुनी गई है और कुछ इसका अच्छा इफेक्ट होगा? असल में ये सारे दुख की बात ये क्यों सुनी गई है, आपको इसका आइडिया है? नहीं। क्योंकि 4 दिन एनडीएमए ने वहाँ जाके परफॉर्म किया, और 4 दिन की परफॉर्मेंस में सारे सियासतदानों को ये डर पड़ गया कि अगर 1 महीना फ़ौज को और मिल गया या एनडीएमए को, तो हमारी तो सियासत ही ख़त्म हो जाएगी कराची के ऊपर जो सियासत कर रहे हैं। तो सारे के सारे सर जोड़ के बैठ गए। कराची वालों का अगर इनको एहसास होता तो ये आज से 6 महीने पहले नहीं सर जोड़ के बैठ सकते थे, 1 साल पहले नहीं बैठ सकते थे। जो इतने लोग मरे, जो इतने लोग बेघर हुए, जो इतने लोग बीमार हुए, क्या उन जो इतने लोगों को तकलीफ़ हुई, कचरे के ढेर के अंदर लोग, जो पानी तैरता रहा कूड़े वाला उसके अंदर फिरते रहे हैं, क्या लोगों का कसूर है कोई कि वो जमहूरियत को पसंद करते हैं? अगर ये 1 महीना और रह जाती एनडीएमए की परफॉर्मेंस, तो लोगों ने कहना था फ़ौज को ले आओ जी, हमें जमहूरियत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअली डिलीवरी ना करेगा जमहूरियत तो फिर लोग क्या कहेंगे। और अब सारी पार्टीज़ को समझ आ गई है कि उनकी अपनी सियासत जो है ना वो सिरे से वहाँ पे चौपट हो जानी थी। तो अब सारे सर जोड़ के बैठ गए। आज वसीम अख्तर भी बैठ गए, आज अली जैदी भी बैठ गए, आज सईद गनी भी बैठ गए। आज तो कोई उनकी बातें बाहर नहीं आई स्वाय अच्छी अच्छी बातों के। तो अब ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को वो मुंतखब करके ऊपर भेजते हैं। मत करें ऐसे लोगों को कि जो आपके साथ सियासत करते हैं, झूठ बोलते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। ये वोट लेने तो आपके घर पहुंच जाते हैं, वोट लेने के बाद आप इनके घर के बाहर से भी नहीं गुजर सकते, वहाँ भी बैरियर लग जाते हैं। तो ये भी तो एक हकीकत है ना। और हमें आदत है इन चीज़ों की, आदत है। आज मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं सड़क के बाहर अपना बैरियर लगवा दूंगा, सारे कहेंगे कोई मिनिस्टर बन गया। क्यों अपना इजाज़त हो इसकी?
क्यों मैं लोगों से डरूं, जिन लोगों को मैंने रिप्रेजेंट करना है उनसे। इसका अब कोई नतीजा आपको लग रहा है कि कुछ इससे अब फर्क पड़ेगा? उम्मीद तो कमेटी है बना कि रहे फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी पहले तो लड़ाइयाँ होंगी, फिर फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनका कल्चर नहीं है एक साथ काम करने का। अभी तो पावर्स के ऊपर, रसूल के ऊपर, अभी तो वसीम अख्तर की आवाज़ सबसे पहले आपको आएगी 15 दिन के बाद, आप लिख लें आज कागज़ के ऊपर। उसके बाद सईद गनी साहब की आवाज़ आएगी, उसके बाद आपको फिर किसी PTI वाले की भी आवाज़ आ जाएगी। तो ये आवाज़ें आएंगी भी आपको, लेकिन चलें, आई विश कि मैं गलत हो जाऊँ, आई विश कि ये सारे मिलके मुझे गलत साबित कर दें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के कराची अनगवर्नेबल नहीं है जिस तरह लोग कहते हैं कि कराची मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से गवर्न करके दिखाया और मिसाली शहर था उस वक्त। वो दुनिया में इतनी बड़ी आबादी का शहर जो है, मुल्कों से बड़ा शहर है, कई ममालिक से बड़ा है ये शहर, उसको गवर्न करके दिखाया था मुस्तफ़ा कमाल ने। अभी उसके नीचे कोई पुलिस नहीं थी, कोई और इदारे नहीं थे, कोई इस तरह के इदारे नहीं थे, वरना लॉ एंड ऑर्डर भी उस वक्त कन्फर्म और वो बेहतर हो जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 साल में अब तक गरीब आवाम के 1244 अरब रुपए अपनी हिकमत अमली और कोशिश से बचाए हैं, और ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के डेवलपमेंट बजट से ज़्यादा है। तो इसकी बात क्यों नहीं कोई करता, और फिर कहते हैं कि इमरान खान को हुकूमत नहीं आती करनी? देखिए, उसकी एक वजह यह है कि यानी इमरान खान जो है ना, वो उसके ऊपर किसी को शक नहीं है कि वो नेक नीयत इंसान है और वो मुहिब वतन है। कोई उनका बदतरीन मुखालिफ भी ये बात नहीं कहेगा, उसको कहना नहीं चाहिए। लोग जो भी एतराज़ करते हैं उनकी टीम के ऊपर एतराज़ करते हैं, उनके टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर एतराज़ करते हैं, और ये भी उन्हीं की टीम के ऊपर एतराज़ जाता है कि 2 साल में कितनी बारी उनकी मीडिया टीम बदल चुकी है। इसका मतलब है कि उनकी मीडिया टीम जो है लोगों को बावर कराने में नाकाम रही है कि हमारी हुकूमत की क्या क्या अच्छी पॉलिसीज़ हैं या क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। रोज़ आप PID पे बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, सारे कवर कर रहे होते हैं, को इस पे तो उस पे, को बिलावल के जवाब में, को फलां के जवाब में। इस ज़रूरत नहीं है। इनकी मीडिया टीम जो है उसको दे नीड टू हार्नेस देमसेल्व्स टुगेदर, और उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास सहूलतें भी हैं, हुकूमत है ना, रियासत है, तो वो बड़ी एडिक्वेटली लोगों को बता सकते हैं कि हमने क्या किया या हमारी क्या अचीवमेंट है। और उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे नहीं, एक अचीवमेंट के तौर पे अगर उसको पोर्ट्रे किया जाएगा तो लोग खुद से उसको आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पे आप बढ़ाएंगी, मैं बढ़ाऊंगा, सारे बढ़ाएंगे, क्यों नहीं। हमारा मुल्क है, अगर हमारे मुल्क में कोई अच्छी चीज़ होती है तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, वाई नॉट। लेकिन इसकी जिम्मेदार इनकी मीडिया टीम है, उसको सही से प्रेजेंट नहीं किया। इतने मैनेजर्स है ना, इतने मैनेजर्स है, कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, सारे ही अपना कंटुटे बीच पे अब इस मीडिया टीम में। आसिफ अली जरदारी जो है वो PMLN को APC डिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया और अनरिलायबल भी कहा है PMLN को। तो APC अभी हुई नहीं है और इनमें जो है इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, और अब पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम APC खुद बुलाएंगे और उसको लीड भी करेंगे और उसकी तारीख भी हम ही देंगे। आपको मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था ना कि ये जूतों में दाल बटनी है अभी, तो अल्लाह ने कितनी जल्दी सच्चा करके दिखा दिया। लेकिन एक बात है कि मैं जरदारी साहब से एग्री करता हूँ इस बात पे। जरदारी साहब जो है ना, वो ये सही कह रहे हैं कि क्योंकि PMLN ने इतनी डीलें की हुई अंडर हैंड कि वो एक चाचे की डील है, एक ताया की डील है, एक बेटी की डील है, एक उसकी डील है, कभी गोगलू की हो रही है डील, एक बबलू की डील हो रही है। वो उसको जेपटाइज नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं पहले नैब का कुछ हो जाए और नैब के केसेस का कुछ हो जाए, उसके बाद हम अपोजिशन वाली सियासत करें। तो आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी वाले जो है, हम उनको अच्छा कहें या उनको अच्छा ना कहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कभी भी अपोजिशन की सियासत से डरे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि अपोजिशन में हमेशा ये पार्टी शाइन की है। तो अब उनको लग रहा है कि अगर डिलेइंग टैक्टिक्स हैं तो वो APC खुद बुला लेंगे, और APC खुद बुलाएंगे तो पता चल जाएगा कि नून लीग आती है कि नहीं आती, और आती है तो किस हिकमत अमली के साथ आती है, कितनी तैयारी के साथ आती है और किस अहद के साथ वापस जाती है, तो ये भी सबको पता चल जाएगा। और ये दिन दूर तो नहीं है ना। मौलाना फजलुर रहमान का भी कहना है कि उनसे वादा किया गया था कि हुकूमत को मार्च में घर भेज देंगे, जो पूरा नहीं किया गया, और अब वो दोबारा एहतजाज का मंसूबा बना रहे हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उनसे किसने वादा किया। मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए। वो बहुत ज़ीरक आदमी है, बहुत ज़ीरक सियासतदान है। वो बग़ैर सोचे समझे ना इस तरह की इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते। उनको पता है स्टेक्स क्या है, और वो
जब उन्होंने कहा है तो मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि उनमें इतना हौसला होगा कि वो अब उस बंदे का नाम बताएंगे कि जिसने उनसे डील की थी। और लोगों को पता होना चाहिए कौन है कि जो इस तरह की अंडर हैंड डीलिंग कर रहा है और क्यों कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन में सब वाहिद पार्टी हैं कि जो वाकई लोगों को सड़कों पे ला सकते हैं, उनकी है सपोर्ट। देखिए, हमने धरने के दिनों में देखा था, ये पीटीआई के धरने के दिनों में, क्योंकि मैं उसमें बड़ा करीब था। जिस दिन ज़मान पाक से शुरू हुआ है उस दिन से लेके आखिरी दिन तक, यानी मैं उसमें मोरलेस हिस्सा था किसी न किसी फॉर्म में, चाहे रिपोर्ट करने के लिए, कि धरने के 10,000 लोग जब हो जाते हैं ना एक बारी, फिर आप उनको 50,000 कहते हैं, आप उनको लाख कहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कि जब 4 सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और लोगों को, अहले इलाका को, अहले शहर को तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, और वो ऑप्टिक्स ड्रोन कैमरा से वो दूर तक फैला हुआ समुंदर एक नज़र आ रहा होता है और झंडे उठाए हुए, तो वो एक, ये मौलाना के पास इतनी स्ट्रेंथ तो है। और कि मौलाना 30-40 हज़ार का जो है ना वो प्रोसेशन पाकिस्तान में किसी भी जगह निकाल सकते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स करना चाहिए कि मौलाना, अभी से मौलाना फजलुर रहमान ने यह कह दिया, अभी से 2-4 ऐसे लोग जैसे परवेज़ खटक हैं, जैसे चौधरी परवेज़ लाई हैं, जैसे और 2-4 लोग हैं, इनकी कमेटी बनाएं और उनको एंगेज कर लें। क्योंकि देखें, हैं वो एक पॉलिटिकल एंटिटी, और पॉलिटिकल आदमी जो है ना पॉलिटिकल एंगेजमेंट और डिस्कोर्स में हमेशा यकीन रखेगा बनिस्बत ज़ोर आवरी के और अल्टीमेटम्स के और उसके, और उसमें से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी हुकूमत के लिए अगर अब वो एंगेज कर लें। ये हो सकता है कि अपोजिशन चाह रही है कि करे हुकूमत इस तरह को देखिए, engage करे। आप देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो है ना वो पहली बारी अपनी ज़िंदगी में किसी पावर का हिस्सा नहीं है, या पावर स्ट्रक्चर का, या पावर कॉरिडोर का नहीं है। तो ऑब्वियसली वो चाह रहे होंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बात यह है कि कौन नहीं चाहता कि वो एलिवेट हो। मेरा भी दिल करता है कि मैं एलिवेट हूँ, मैं और ऊपर कहीं ज़िंदगी में जाऊँ, मैं और नाम हो इंसान का। ये एक फितरी चीज़ है ना, इसको डिनाई करना भी गलत बात है। तो उनकी क्यों नहीं होगी? अगर मेरी हो सकती है, आपकी हो सकती है, तो उनकी क्यों नहीं हो सकती? उनका हम क्यों मजाक उड़ाएं? लेकिन यही पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स पे एंगेज करके रखना पड़ता है एक दूसरे को, और उसमें कोई बुराई नहीं है। ये आर्ट है और इस आर्ट को डिस्प्ले होना चाहिए। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पावर क्राइसिस ख़त्म करने का क्रेडिट जो है वो नवाज़ शरीफ को दिया। उन्होंने कहा है कि पावर प्लांट्स जो हैं वो सीपैक के नवाज़ शरीफ के दौर में लगे थे, और लोड शेडिंग भी ख़त्म उनके दौर में हुई है। तो सबसे पहले तो लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है, ये मेरे तो घर में हो रही है, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। और मैं लाहौर के पॉश तरीन इलाकों में रह रहा हूँ, तो अगर वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है तो बाकी जगहों पे भी हो रही है, ज़्यादा हो रही होगी। बिल्कुल। और गाँवों में, मैं आज सुबह मेरी बात हो रही थी अपने एक दोस्त से, अदियान से, वो करीब ही है लाहौर में, उनका फार्म है, वहाँ 3-3 दिन बत्ती नहीं आती, 4-4 दिन नहीं आती बिजली। तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब जो है ना, इनकी बड़ी शिकायत खुद चाइनीज़ भी कर चुके हैं पहले, और इनके मतलब बड़ी अजीब अजीब बातें कि ये बेचारे बुज़ुर्ग आदमी हैं कि मीटिंग्स में सो जाते हैं, और इतने उम्र के आदमी को वैसे भी इस तरह की मिनिस्ट्रियाँ होनी नहीं चाहिए, उसके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। यूथ को मौका देना चाहिए। कोई भी 35-40 साल का लड़का लड़की उठाएं, पीटीआई अपनी सफ़ों में से बिठा दे, वो अनकरीब साल लगा के वो ज़्यादा सीख जाएगा, कम सोएगा तो नहीं ना मीटिंग्स में। और दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है रज़ाक दाऊद साहब का बहुत ज़्यादा। उनकी अपनी कंपनीज जो हैं वो किसी न किसी फॉर्म में वेंडर्स हैं हुकूमत पाकिस्तान की। अब उन्होंने कह दिया कि नवाज़ शरीफ को क्रेडिट है, तो ज़रा रज़ाक दाऊद साहब ये भी तो बता देना कि आईपीपीज़ के अंदर गर्दिशी कर्जा किसकी मेहरबानी है, और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हीट रेट कभी चेक नहीं हुआ और इजाफी हम पैसे देते रहे और बिलों में इजाफा जो है वो किसकी मेहरबानी है। और रज़ाक दाऊद साहब ये भी बता दें कि वो कौन से सियासतदान थे जिनकी वजह से पाकिस्तान में आज तक कोई डैम का प्रोजेक्ट नहीं लग सका, पहले कभी कोई हाइडल और प्रोजेक्ट्स नहीं लग सके, और पाकिस्तान में 2 रुपये का यूनिट जो है वो 14 रुपये पे किस तरह मिलता रहा। यहाँ की, ये तो इंडस्ट्रीज़ की हैं, कॉमर्स की हैं, तो यहाँ से इंडस्ट्री जो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, वो नवाज शरीफ के दौर में वो कैसे शिफ्ट हुई थी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस मूड में कह दिया। बेचारे उठे होंगे यूं करके और एकदम से उन्होंने कुछ बोल दिया होगा,
और लोगों ने कैप्चर कर ली उस बात को। सदर पाकिस्तान ने मुल्क को तुर्क कंपनी कार के रेंटल केस में 1.2 अरब डॉलर जुर्माने से बचाने वाले ब्रिगेडियर राना इरफान शकील, लेफ्टिनेंट कर्नल फारूक और अहमद इरफान असलम पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम को सितारे इम्तियाज़ से नवाजा। ये वो अनसंग हीरोज़ हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन उनके बारे में बात नहीं होती। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी के बहुत ज़्यादा, मैं उस पर एक आपको बताऊं कि ये तो दोनों चले हमारे हीरोज़ हैं ही हैं, लेकिन असल हीरोज़ हमारे कौन हैं? आपको क्योंकि फ़ौजी बैकग्राउंड नहीं है तो आपको शायद मेरी बात उस तरह समझना है, लेकिन पिछले 12 साल में एक इन्फेंट्री यूनिट जो है 3 दफ़ा वन और वज़ीरिस्तान में पोस्ट हो चुकी है, बस शायद अब चौथी दफ़ा जीत गई है। इसका मतलब है कि 12 साल में जो है वो कई साल सिर्फ गोली का इंतज़ार करते रहे। कोई 19 साल का बच्चा है, कोई 21 साल का है, कोई 24 साल का है, जवान भी हमारा यंग है जी। वो भी कोई अपना 80 साल का थोड़ी है। तो ये असल अनसंग हीरोज़ तो वो लोग हैं जो बॉर्डर्स पे गोलियों की बौछार को रोक के खड़े हैं ताकि मैं और आप एक कंडीशन स्टूडियो में बैठ के हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम कोई अपनी मर्ज़ी की बातें करें। जिस दिन आप उनको हटा लेंगे वहाँ से, वो उनके नाम तो नहीं पता आपको, हमें भी नहीं पता, बहुत अक्सरियत के नाम तो नहीं पता, एक को GOC का पता होता है या कोर कमांडर का पता होता है। तो जिस दिन वो अगर पीछे आ गए तो भाई हम सब की ऐसी दौड़ें लग रही हैं कि फिर बचत ही नहीं है। तो फ़ौज तो बहुत एरियाज़ में अनसंग हीरोज़ है हमारी, और हमें जितनी उसकी कदर हो वो कम है। सदर रूहानी ने मुत्तहिदा अरब इमारात को निशाना बनाते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने धोखा दिया है, UAE को मशरिक़ वस्ता में इसराइल के पाँव मजबूत करने के संगीन नताइज हासिल होंगे। और इधर तैयब एर्दोगान ने भी कह दिया है कि तुर्की मुत्तहिदा अरब इमारात से अपने सफ़ीर को वापस बुला सकता है। तो ये रिएक्शन बहुत देखिए, स्ट्रॉन्ग मैं आ आपको रहा एक है। बात बताऊं कि ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। आप पाकिस्तान में भी किसी से बात कर लें तो उसका भी यही रिएक्शन होगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ईरान की एक हिस्ट्री भी है। देखें, हम ईरान को जो मर्ज़ी कहें, लेकिन ईरान ने 30 साल तक अमेरिका के आगे नहीं घुटने टेके, और वो उनके सदर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं उस कौम की बात कर रहा हूँ कि है तो वो दलेर कौम, है तो वो कैरेक्टर वाली कौम, और है तो वो अब क्या कहेंगे आप कि जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी होता है और सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी होती है। ऐसी कौम है। उन्होंने भीख नहीं मांगी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। तो अब उनकी तरफ से अगर ऐसा मौक़िफ़ आता है तो वो बिल्कुल हक़ जानिब है। लेकिन ईरान के और UAE के बड़े देरीना ताल्लुकात हैं और बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। ख़ुद बहुत ईरानी UAE में कारोबार करते हैं। ईरान को बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग जो है वो UAE के थ्रू होती है। तो ये एक फितरी नी जर्क रिएक्शन तो ज़रूर है, लेकिन इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तैयब एर्दोगान जो हैं, तैयब एर्दोगान इसलिए भी ये बात कर सकते हैं कि अभी मैं पहले अपने एक वीलॉग में कह रहा था कि टर्क्स जो हैं वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इकॉनमी है, जिसके घरदाने होते हैं फिर उसके कमले भी सियाने होते हैं। और सच्ची बात यह है कि वो रिएक्शन दे सकते हैं। आप अपने फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन देख लें ना, बड़ा होम्योपैथिक किस्म का, ना इधर है ना उधर है, ना आर ना पार। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो अपनी थ्रेट को उस एक्सटेंट तक जाएंगे नहीं। उन्होंने रजिस्टर करवा दिया, उन्होंने अपनी थ्रेट को या अपने डिस्प्लेजर को रजिस्टर करवा दिया, शायद वहाँ तक जाए ना, क्योंकि इससे पहले जो मुस्लिम ममालिक जिन्होंने हाथ मिलाए थे, जिसमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, उनसे तो किसी ने सफारती ताल्लुकात नहीं उस तरह से मुनक़ता किए थे, खुद पाकिस्तान ने नहीं किए थे। तो अब कैसे हो जाएंगे? UAE का रिस्पांस क्या हो सकता है इसके ऊपर? मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई रिस्पांस करेंगे। UAE जो है ना वो एक बेसिकली मैं जब उनको देखता हूँ मुझे लगता है एक ट्रेडिंग हाउस है। तो ट्रेडिंग हाउस है ना, वो हमेशा बात करता है, वो कहता है कोई गेम बन जाती है, कोई डील बन जाती है, कोई कुछ हो जाता है, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने जो करना था वो कर लिया, देखा ना, अब उनका तो रिएक्शन बनता ही नहीं है ना। उन्होंने तो जो करना था वो कर लिया। लेकिन अब यह है कि मेरा ख्याल है वो अंडर हैंड ये कोशिशें हो रही होंगी कि किसी तरह इस खलीज को कम किया जाए, और कोई भी मुल्क जो है इस तरह की स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है उनको लेकर सुकून में तो नहीं होएगा। ट्रंप के दामाद जेरेड कोरी ने कहा है कि 3 माह में बहरीन भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने किरदार अदा किया। इस डील का फ़ायदा ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं?
देखिए जेरेड कुश्नर जो है ना, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बेवकूफ़ाना ट्वीट की जो उन्होंने यूएई और इसराइल के हवाले से की थी, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने, अगर इस कॉज के पीछे वाकई कोई नेक नियति है तो उसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। पहले तो वो हमें समझ आनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए, लेकिन वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अब जेरेड कुश्नर ये कह रहे हैं तो बेसिकली ये बहरीन को इन्होंने पहले से बता दिया कि तुम ना आना बीच में। अब मेरा मतलब है कि वो फिर लगेगा ना कि अमेरिका के टाउट है और उसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है अमल। लेकिन अब आप ज़रा देखें, अपने इर्द गिर्द मुस्लिम उम्मा को भी सोचना है, हमारी लीडरशिप को भी, हमारी आवाम को भी। एक तस्वीर लगाएं तेल अवीव की अपने सामने, एक तस्वीर लगाएं 4 उसके साथ शाम की लगाएं, सीरिया की, यमन की लगाएं, इराक़ की लगाएं, अफ़गानिस्तान की लगाएं। अब फिर देखें कि दहशतगर्द भी मुसलमान ही हैं, ठीक है ना। यानी सारी दहशतगर्दी का शिकार तो मुसलमान ममालिक हुए हैं, लेकिन वो ब्लेम भी हम पे लगा होता है। उसकी वजह यह है कि हम एक नहीं होते, उसकी वजह यह है कि हम जो है ना आपस में लड़ते रहते हैं। हम पहले तो फ़िरका वारियत से नहीं हमारी जान छुड़ती, फिर इलाकाई सियासत से नहीं हमारी जान छुड़ती। हम कब उम्मत बन के जो है वो बात करते हैं, जिस दिन हम सही उम्मती बन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस दिन कोई हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता और कोई हाथ नहीं लगा सकता। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।